देखिए आज अपन आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर के बारे में देखेंगे, ठीक है, जिसको अपन सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये देखो इंडक्शन जनरेटर, इस आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर का मैंने अरेंजमेंट लगा रखा है कि डायग्राम कैसा होता है। देखो आइसोलेटेड या फिर सेल्फ एक्साइटेड इसको इसलिए बोला क्योंकि अपन को पता है इंडक्शन जनरेटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते, इसको बाहर से अपन को रिएक्टिव पावर देनी पड़ती है, सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है ना, सप्लाई के थ्रू रिएक्टिव पावर देनी पड़ती है, तब ये जाके इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर की तरफ वर्क करती है। ठीक है, तो अभी क्या है, क्योंकि आइसोलेटेड है, सेल्फ एक्साइटेड है, तो अपन बाहर से कोई भी इसको सप्लाई नहीं देंगे। अपन रिएक्टिव पावर देने के लिए इसको इसके अंदर ही कुछ अरेंजमेंट करेंगे, और उस अरेंजमेंट में कुछ नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसमें कैपेसिटर बैंक लगाएंगे जो इसको नेसेसरी रिएक्टिव पावर देगा स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने यही अरेंजमेंट लगा रखा है। ये Q1 जो कैपेसिटर बैंक है वो इस इंडक्शन जनरेटर को भी क्या देगा, रिएक्टिव पावर देगा, प्लस ये लोड को भी रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा Q2। ठीक है, ये देखो Q ये जनरेट कर रहा है, और Q1 और Q2 ये जनरेटर और लोड दोनों को सप्लाई करे। देखो अपन को पता है इंडक्शन मोटर को जनरेटर की तरह अगर मूव करवाना है तो अपन को क्या करेगा ना, प्राइम मूवर की मदद से जो इसकी रोटर है उसको सिंक्रोनस स्पीड से ग्रेटर स्पीड पे रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को पता है नेगेटिव स्लिप पे ही सिंक्रोनस जनरेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ मैंने लिख भी रखा है, फॉर वोल्टेज बिल्डअप रिएक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज बिल्ड करना है जिससे मेरी EMF बिल्ड हो, तो मुझे यहाँ पे रिएक्टिव पावर की सप्लाई देनी है, और यही रिएक्टिव पावर देखो कौन दे रहा है, सप्लाइड बाय कैपेसिटर बैंक। ये कैपेसिटर बैंक इसको सप्लाई देगा रिएक्टिव पावर की। अब ये कैसे देगा, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ना, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपन को देख लो, जो इंडक्शन मशीन होती है, ठीक है ना, इंडक्शन मशीन वो बिल्कुल DC मोटर की तरह ही होती है। उसमें जैसे जैसे अपन मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे वोल्टेज बिल्डअप इंक्रीज होता है। ये देखो आप यहाँ पे स्मॉल देख रहे हो कि जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट पे भी कुछ वोल्टेज बिल्ड हो रखा है, तो ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। ठीक है, उसका कंसेप्ट है। तो आपको ये सिंपल सा याद रखना कि जैसे जैसे मैं मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज करता हूँ, वोल्टेज बिल्डअप इंक्रीज हो रहा है, और मुझे यहाँ पे जो सेल्फ एक्साइटेड है इसमें क्या करना है, वोल्टेज ही तो बिल्डअप करना है, तो आप इस वोल्टेज को आप पकड़ के रखना, छोड़ना मत। तो मैं यहाँ से एक थ्योरी निकालता हूँ कि जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग करंट को इंक्रीज करा वैसे वैसे वोल्टेज बिल्डअप भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़, क्योंकि कैपेसिटर बैंक है, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू एक्सी। जैसे V इक्वल्स टू रजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जिसको अपन XC से डिनोट करते हैं, और XC की वैल्यू होती है 1/ωc। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V/XC। ठीक है ना, ये देखो I इक्वल्स टू कितना हो गया, V/XC, या फिर मैं बोल दूँ I इक्वल्स टू V/ωc। XC की जगह मैंने 1/ωc रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, देखो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है कि फॉर गिवन वोल्टेज जैसे जैसे मैं कैपेसिटेंस इंक्रीज करूँगा वैसे वैसे मेरा करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं ये एक बार आपको ग्राफ में भी दिखा दूँ, जैसे C1 देखो, जैसे जैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज करा देखो मेरा करंट भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, जैसे जैसे मैं कैपेसिटेंस को कम करता गया मेरा जो करंट है वो भी कम होता गया। ये C2 कम हुई तो देखो यहाँ पे करंट भी कम हो गया, C3 को और कम किया तो यहाँ पे करंट भी कम हो गया। तो देखो मैंने यहाँ से एक थ्योरी निकाली, जैसे जैसे मैं कैपेसिटेंस को बढ़ाऊंगा मेरा करंट बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाना है अपन को, और ये देखना है कि कैपेसिटेंस बढ़ाओ, ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ेगा, और मैग्नेटाइजेशन करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वोल्टेज बिल्डअप बढ़ेगा। तो ये बात अपन को पकड़ के रखनी, ये इसकी जान है। ठीक है ना, इस टॉपिक की ये वाली बात अपन को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब अपन इन दोनों जो कर्व है इनको एक पे ही बनाएंगे और इसको समझेंगे कि कैसे क्या हुआ था। देखो अब ये वर्क कैसे करिए एक्चुअली। देखो सबसे पहले तो आप इसको इस ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ के रखना। ठीक है, अब देखो हुआ ऐसे कि ये देखो ये जो है ना, ये लाइन दिख रही है आपको, ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। ठीक है, इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से ये वोल्टेज बिल्डअप हुआ यहाँ पे, ये V। ठीक है ना, अब देखो वोल्टेज बिल्डअप हुआ तो इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो देखो इस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करा B। अब देखो जैसे ही करंट आया, ठीक है ना, तो करंट क्या बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा। अब ये वाली फ्लक्स जो रेसिडुअल फ्लक्स थी उसमें ऐड होगी। ठीक है, रेसिडुअल फ्लक्स में ऐड होगी और उसको इंक्रीज करेगी। अब अपन को पता है फ्लक्स इंक्रीज हुई तो वापस से वोल्टेज भी अपना क्या होगा, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखो ये वोल्टेज बिल्डअप अपना इंक्रीज होगा, यहाँ पे आ गया। अब देखो वापस से वोल्टेज इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो वो क्या करेगा, अपना करंट बढ़ाएगा। ठीक है, अब करंट वापस से बढ़ा, अब ये करंट क्या करेगा, करंट अपनी वापस से मैग्नेटिज्म बनाएगा। जो पुरानी वाली फ्लक्स थी या मैग्नेटिज्म थी उसमें ये वाली फ्लक्स क्या होगी, रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में, या फिर मैं रेसिडुअल फ्लक्स बोल लूँ, इंक्रीज कर जाएगी।
जो पहले वाली फ्लक्स थी उसमें ये वाली फ्लक्स वो ऐड होगी तो अपनी टोटल फ्लक्स वापस से इंक्रीज होगी, टोटल फ्लक्स इंक्रीज होगी तो अपना वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे करके ये कम्युलेटिव प्रोसेस बनेगा और अपना एक नो लोड ईएमएफ जनरेटेड वोल्टेज आ जाएगा। ये देखो ये सी, जहाँ पे ये रिएक्टेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक और ये अपनी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज कर रही है। वापस से मैं बोल देता हूँ, ये एक बार मैं बीच में थोड़ा अटक गया था। जैसे जैसे रेसिडुअल फ्लक्स थी, ठीक है, रेसिडुअल फ्लक्स से अपना क्या हुआ, वोल्टेज बिल्डअप हुआ। इस वोल्टेज ने क्या किया, अपन ना करंट बना। अब ये करंट क्या करेगा, एक फ्लक्स बनाएगा जो रेसिडुअल फ्लक्स में ऐड होगी, ठीक है ना, और नेट फ्लक्स बढ़ेगी तो वोल्टेज बिल्डअप बढ़ेगा, ठीक है। वापस से वोल्टेज बिल्डअप बढ़ा तो करंट आया। अब ये करंट वापस अपनी फ्लक्स बनाएगा, ये फ्लक्स पिछली वाली जो फ्लक्स इंक्रीज होगी उसमें और ऐड होगी और वापस से अपना जो वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगी और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखो यहाँ पे कोइंसाइड करती है एक जगह आके, ठीक है ना, वही अपना होता है नो लोड जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। जैसे जैसे मैग्नेटिज्म बढ़ाता गया वैसे वैसे मेरा क्या हुआ, वो वोल्टेज बिल्डअप बढ़ता गया और ये एक जगह इंटरसेक्ट करती है। अभी देखो मेन बात तो ये हुई। अब मेरी बात सुनो, ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना जरूरी है, ठीक है, किसमें, आइसोलेटेड जनरेटर में। अगर ना हो, ठीक है, अगर ना हो तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्टेज बिल्ड। तो अपन क्या करें, इसका सॉल्यूशन भी है कि इंडक्शन जनरेटर की तरह उसको रोटेट करने से पहले उसको एक बार मोटर की तरह रोटेट करो तो ये रेसिडुअल फ्लक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। अब देखो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि अपन ने कैपेसिटर भी लगाया था, तो देखो होता है जैसे जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करा, ठीक है ना, वैसे वैसे मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्रीज करा और मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हुआ तो मेरा ये देखो जो वोल्टेज बिल्डअप है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। जैसे कि मैंने ये पहले आपको ये वाली थ्योरी बताई थी, ये वाली, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज, मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज तो वोल्टेज बिल्डअप इंक्रीज। तो यही बताया गया है यहाँ पे। ये देखो कैपेसिटेंस C1 बड़ी है, ठीक है, कैपेसिटेंस से मैग्नेटिज्म करंट इंक्रीज हुआ और इससे जो मेरा वोल्टेज बिल्डअप इंक्रीज हुआ। देखो C2 कैपेसिटेंस छोटी है तो इससे मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट भी देखो इससे कम आया तो वोल्टेज बिल्डअप भी क्या आया, V2 कम आया। और तीसरी बात अपन को याद रखनी है कि अगर कैपेसिटेंस की एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, अगर उससे कम हुई ना तो जनरेटेड वोल्टेज या वोल्टेज बिल्डअप होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये देखो ये जो C3 कर्व है, जो C3 लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज की जो है वो वैल्यू ही नहीं आ रही। तो ये था अपना आइसोलेटेड इंडक्शन जनरेटर, ठीक है, या फिर सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। थैंक यू।